युवा और जिज्ञासु प्रतिभागियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज हम इस क्लास में, इस कक्षा में हिंदी भाषा और उसके व्याकरण का सामान्य परिचय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज की हमारी इस क्लास को हम पूर्णतः मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, रीट यानी कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा आदि में पूछे जाने वाले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले प्रश्नों, साथ ही सब इंस्पेक्टर, आरएस, आरजेएस, जेएलओ, पटवार जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी से जुड़े हुए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इस कक्षा में मैं मेरे कौशल और अनुभव जनित ज्ञान को पूर्णतः आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप भी पूर्ण एकाग्रचित्ता के साथ इस क्लास का आनंद लेंगे। मित्रों, अगले वीडियो संबंधी सूचना आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप अपने ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाकर शेयर भी करें ताकि आपको नए वीडियो से संबंधित सूचना मिलती रहे। शुरुआत करते हैं हम आज की इस क्लास की। मित्रों, आज इस कक्षा में हमारा जो विषय है, अभी हमने चर्चा की हिंदी भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय। मित्रों, हम यहाँ पर 3 शब्दों की चर्चा कर रहे हैं: हिंदी भाषा, व्याकरण। इस क्लास में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन तीनों शब्दों पर चर्चा करने की। सबसे पहले हम हिंदी शब्द पर चर्चा करेंगे। हिंदी शब्द क्या है, किस भाषा से आया, भाषा के क्षेत्र में पहली बार हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया, हिंदी का विकास किससे हुआ, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, बोलियां कितनी हैं, कौन सी बोली का संबंध किस उपभाषा से है, उस उपभाषा का संबंध किस अपभ्रंश से हुआ है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है, हिंदी की लिपि का नाम क्या है, उस लिपि का विकास कैसे हुआ, हिंदी का वर्तमान जो स्वरूप है वो किस भाषा पर आधारित है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे भाषा शब्द को लेकर के। भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ, भाषा शब्द की परिभाषा क्या होगी, भाषा की प्रवृत्तियां, विशेषताएं कौन कौन सी होती है, भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से किन किन अवयवों से गुजरना होता है, भाषा में पारंगतता हासिल करने के लिए किन किन कौशलों से गुजरना होता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम व्याकरण शब्द पर चर्चा करेंगे। व्याकरण शब्द का निर्माण किससे हुआ, व्याकरण का अध्ययन करने के लिए किन किन तत्वों की प्रमुख रूप में चर्चा की जाती है। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिंदी शब्द की। सबसे पहला हम शुरुआत करेंगे हिंदी कि ये हिंदी क्या है। मित्रों, हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। यानी हिंदी शब्द पूछा जाए किस भाषा का है तो आप कहेंगे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये पहली बात। हर बार पूछा जाता है हिंदी किस भाषा का शब्द है, कॉमन प्रश्न है। इसका किसी पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि आजकल जो पाठ्यक्रम तय होते हैं, आपके सिलेबस जो तय होते हैं, उसमें लिखा होता है हिंदी और उसका सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। कॉमन सा प्रश्न है हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हमारा उत्तर होगा हिंदी फारसी भाषा का शब्द है।
अगला प्रश्न आता है कि हिंदी का पहली बार प्रयोग भाषा के रूप में किसने किया। तो मित्रों, हिंदी का भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग हम लिख रहे हैं भाषा के रूप में हिंदी शब्द का, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, भाषा के रूप में पहली बार प्रयोग 1424 कब किया? 1424 में सरफुद्दीन यज़दी ने अपनी रचना जफरनामा में किया। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, 3 प्रश्न एक ही पंक्ति से बन गए कि भाषा के रूप में हिंदी का पहली बार प्रयोग कब हुआ, तो आप उत्तर क्या देंगे मित्रों? 1424 में। किसने किया? सरफुद्दीन यज़दी ने किया। किस पुस्तक में किया? जफरनामा में। अगली बात आती है कि हिंदी का विकास कहाँ से हुआ, हिंदी का उद्भव कैसे हुआ, क्योंकि हिंदी मित्रों एक विकसित भाषा है। कैसी भाषा है? विकसित भाषा है। देखिए, हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत से होता है। वैदिक संस्कृत के बाद जो बदला हुआ रूप था उसको लौकिक संस्कृत कहा गया। उसके बाद जो बदली हुई भाषा थी उसको पाली कहा गया। उसके बाद जो बदला हुआ रूप था उसको प्राकृत कहा गया। उसके बाद जो रूप था उसको अपभ्रंश था। और अपभ्रंश के उस युग में कई क्षेत्रीय रूप थे, 7 क्षेत्रीय रूप से, उनसे हिंदी का विकास होता है। तो हम लिख सकते हैं हिंदी का जो है विकास कैसे हुआ। तो मित्रों, हिंदी का विकास वैदिक संस्कृत, कैसे संस्कृत? वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे वेद लिखा गया, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। उसके बाद का जो रूप है, बदला हुआ परिवर्तित रूप, उसे लौकिक संस्कृत कहा गया। क्या कहा गया मित्रों? लौकिक संस्कृत। इस लौकिक संस्कृत में हमारे लौकिक साहित्य जैसे महाभारत इत्यादि लिखे गए। उसके बाद जो बदला हुआ रूप था मित्रों, उसे पाली भाषा के नाम से जाना गया। किस भाषा के नाम से? पाली। प्राय बौद्ध धर्म की भाषा थी। किसकी भाषा थी मित्रों? बौद्ध धर्म की भाषा थी। उसके बाद जो बदला हुआ रूप था उसको प्राकृत कहा गया। प्राकृत भाषा का प्रयोग सामान्यतः संस्कृत में जो नाटक रचे जाते थे उसमें जो अधम श्रेणी के पात्र थे उन पात्रों की भाषा प्राय प्राकृत हुआ करती थी। तो हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत नाटकों में अधम श्रेणी के पात्रों की भाषा, अधम का मतलब निम्न, अधम श्रेणी के पात्रों की भाषा। उसके बाद जो बदला हुआ रूप था वो था अपभ्रंश। क्या था मित्रों? अपभ्रंश था। अपभ्रंश का एक नाम है अवहट। क्या नाम है मित्रों? अवहट। अपभ्रंश का दूसरा नाम है अवहट। ये जो आपका अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश के उस युग में 7 क्षेत्रीय रूप थे। कितने रूप थे मित्रों? 7 क्षेत्रीय रूप थे। उन 7 क्षेत्रीय रूपों में से हिंदी का विकास 4 अपभ्रंशों से होता है। प्रश्न पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न आता है कि हिंदी की जननी कौन है, तो हम कहेंगे हिंदी की जननी अपभ्रंश है, क्योंकि हिंदी को जन्म किसने दिया? अपभ्रंश है। अभी हम हिंदी शब्द पर पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे हम वापस रिपीट कर रहे हैं। प्राचीन भाषा थी वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश। ये जो अपभ्रंश है इसके 7 क्षेत्रीय रूप थे। कितने थे मित्रों? 7। इन 7 क्षेत्रीय रूपों से हिंदी का संबंध 4 अपभ्रंशों से है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक अपभ्रंश का संबंध हिंदी की उपभाषाओं अथवा बोलियों से है या नहीं है। तो कॉमन सी बात है, सामान्यतः यहाँ पर नहीं कहा आएगा, क्योंकि 4 है तो 3 वो होंगे जिससे है और 1 वो होगा जिससे नहीं है। तो 4 क्षेत्रीय रूप थे अपभ्रंश के। किसके थे मित्रों? अपभ्रंश के।
पहला अपभ्रंश आता है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश। मैं दूसरा लिख रहा हूं अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश मित्रों? अर्धमागधी। तीसरा है मागधी अपभ्रंश और चौथा है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश यानी कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। कौन से अपभ्रंश? 4 अपभ्रंश है। सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश। कितने अपभ्रंशों से? 4 अपभ्रंशों से हुआ। फिर इन अपभ्रंशों से उपभाषाएं बनती है। क्या बनती है? उपभाषाएं। सौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाओं का विकास होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, उपभाषा बोल रहे हैं, ये अपभ्रंशों के नाम हैं। अब हम कह रहे हैं कि इन्हीं अपभ्रंशों से अलग अलग उपभाषाएं विकसित होती है। और यहां से प्रश्न बनता है कि किस उपभाषा का संबंध किस अपभ्रंश से। अभी हम लिख रहे हैं, आप समझेंगे इसको। सौरसेनी अपभ्रंश से 2 उपभाषाएं, एक पश्चिमी हिंदी। कौन सी हिंदी मित्रों? पश्चिमी हिंदी। और दूसरी है राजस्थानी। एक पश्चिमी हिंदी और दूसरी राजस्थानी। ये जो पश्चिमी हिंदी है, इससे 5 बोलियां विकसित होती है। कितनी बोलियां? 5। देखिए प्रश्न बनता है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हिंदी की एक उपभाषा है और वहां वो 4 विकल्प देगा। 4 विकल्पों में से एक में मान लीजिए पश्चिमी हिंदी दे दिया, बाकी में 3 में कुछ और दे देगा। तो आप आंसर क्या देंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की 2 उपभाषाएं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। फिर ये जो पश्चिमी हिंदी है, इससे फिर से 2 जो है माफी चाहूंगा, पश्चिमी हिंदी से 5 समझ चाहूंगा, 5 बोलियां। पहली खड़ी बोली। खड़ी बोली। दूसरा है आपका ब्रज। तीसरा है आपका बुंदेली। चौथा है आपका बांगरू और 5वां है मित्रों आपका कन्नौजी। अब यहां से आपका प्रश्न बनता है कि हिंदी की पश्चिमी हिंदी की कौन सी एक बोली है या नहीं है। तो यहां पर 5 बोलियां आप लोग कह रहे हैं, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बांगुर और कन्नौजी। ये जो आपकी खड़ी बोली है, इसको कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कौरवी भी कहा जाता है। अगली है राजस्थानी। राजस्थानी से 4 बोलियां। नंबर 1 जयपुरी, नंबर 2 मारवाड़ी, नंबर 3 मालवी और नंबर 4 मेवाती। यानी कि यहां से आपका अगला प्रश्न बनेगा कि कौन सी एक राजस्थानी उपभाषा की बोली है। देखिए यहां से प्रश्न आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सेकंड ट्रेड में द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी एक पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो वहां पर आपको इनमें से कोई एक प्रश्न आपको विकल्प चुनना होगा। 5 बोलियां हैं, बिल्कुल सिंपल सा याद रख सकते हैं। खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। यानी कब से खड़ी, क से कन्नौजी, ब 3 बे वाले, कब से खड़ी यानी कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, ब्रज और खड़ी बोली। फिर है अर्धमागधी अपभ्रंश। ये जो आपका अर्धमागधी अपभ्रंश जो है मित्रों, इस अर्धमागधी अपभ्रंश से जो बोली निकलती है, उपभाषा जो निकलती है, समझ चाहता हूं, उसका नाम है पूर्वी हिंदी।
कौन सी मित्रों? पूर्वी हिंदी। यहां से बिल्कुल प्रश्न बनता है, बार बार बनता है कि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, खस से। तो आप क्या कहेंगे? पूर्वी हिंदी जो हिंदी की उपभाषा है उसका विकास हुआ अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब ये जो पूर्वी हिंदी जो उपभाषा है इससे 3 बोलियों का विकास होता है। कितनी बोलियों का विकास मित्रों? 3 बोलियों का विकास होता है। मैं यहां लिख देता हूं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहां से पूछा जाता है प्रश्न, कौन सी एक बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? और 3 विकल्प होंगे, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चौथा कोई और दे देगा, तो ध्यान रखना होगा आपको। अगला देखिएगा है मागधी अपभ्रंश। कौन सा अपभ्रंश मित्रों? मागधी अपभ्रंश से एक आपकी उपभाषा निकलती है जिसका नाम है बिहारी। कौन सी उपभाषा है मित्रों? बिहारी। बिहारी जो उपभाषा है, ये उपभाषाएं ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, ये क्या है? उपभाषाएं हैं। ये क्या है? इसकी बोलियां हैं। बिहारी से फिर 3 आपकी जो है बोलियां होती है और उन 3 बोलियों के हम नाम लेंगे कि मगही, मैथिली, मगही, मैथिली और भोजपुरी। कितनी हुई मित्रों? 3। वापस सुनिएगा, मागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा? बिहारी। बिहारी की बोलियां कौन कौन सी है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। अब चौथा अपभ्रंश बच गया, खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से जो भाषा निकलती है मित्रों वो है पहाड़ी। क्या है मित्रों? पहाड़ी। ये उपभाषा है। इस पहाड़ी उपभाषा से भी आपकी 3 बोलियां निकलती है। कितनी बोलियां? 3। नंबर 1 नेपाली, नंबर 2 गढ़वाली और नंबर 3 कुमायूनी। सुना मित्रों? अब देखिएगा, वापस प्रश्न को समझिएगा। हिंदी का विकास कैसे हुआ? वैदिक संस्कृत, जिसमें हमारे ऋग्वेद लिखा गया। उसके बाद जो बदलावा रूप था वो लौकिक संस्कृत। फिर जो बदलावा रूप आया वो पाली, प्राय बौद्ध धर्म की भाषा हुआ करती थी। उसके बाद जो बदलावा रूप था वो प्राकृत था। उसके बाद बदलावा रूप अपभ्रंश। अब देखिएगा, ये जो अपभ्रंश है उसके 7 क्षेत्रीय रूप थे। कितने थे? 7। 7 में से हिंदी का संबंध कितने से है? 4 से। नंबर 1 शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाएं? 2, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। अब आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं, तो आप उत्तर देंगे 5। राजस्थानी की कितनी हैं? 4। तो 5 और 4 कितनी हो गई? 9 हो गई। फिर अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, इसकी कितनी बोलियां? 3। तो 9 और 3 12। फिर इसकी 3 कौन से की? मागधी से बिहारी, बिहारी की बोलियां 3, मगही, मैथिली और भोजपुरी। खस से पहाड़ी उपभाषा और उससे उपबोलियां कितनी हुई? बोलियां हुई 3। तो हिंदी की कुल देखिएगा बोलियां कितनी हैं? 18। कितनी बोलियां हैं? 18। उपभाषाएं कितनी हुई? 1, 2, 3, 4 और 5। अब आपसे पूछे कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी है, तो आप बिल्कुल आंसर दे देंगे 5। देंगे कि नहीं देंगे आप? और आपसे पूछे कि बोलियां कितनी है, तो उत्तर कितने देंगे? 18 है। कई पुस्तकों में कई जगह देखा जाता है कि कहीं 17 लिखी होती है। मित्रों, हिंदी की बोलियों का प्रश्न किया जाए तो आपको बताना है कि हिंदी की बोलियों की संख्या 18 है, उपभाषाओं की संख्या 5 है।
अपभ्रंश कितने हैं, कितने अपभ्रंशों से संबंधित है हिंदी का, 4 अपभ्रंशों से। अब देखिए यहां से सबसे रोचक प्रश्न एक बनता है। कभी कभी जब आप परीक्षा में जाते हो तो वहां आता है कि हिंदी का विकास हुआ, कई बार अपभ्रंश लिखा है, कई बार शौरसेनी लिखा है। अब प्रश्न है कि बच्चा अपभ्रंश करे या फिर शौरसेनी करे। तो मित्रों पहले क्या करना, आपको शौरसेनी करना। अब प्रश्न है कि शौरसेनी क्यों करना है, तो देखिएगा हिंदी की जो 18 उपबोलियां हैं, उन 18 उपबोलियों में से 9 उपबोलियों का संबंध, क्षमा चाहूंगा बोलियों का संबंध, मैं भी चाहता हूं, बोलियों का संबंध किससे है, शौरसेनी से है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारी खड़ी बोली, जो वर्तमान में हमारे जनसंचार के माध्यमों की भाषा है, आधुनिक युग में रचे जाने वाले साहित्य की भाषा है। साथ ही साथ हिंदी जो वर्तमान में संवैधानिक दृष्टि से हमारे भारत संघ की राजभाषा है, उसका मानक रूप भी किस पर आधारित है मित्रों, खड़ी बोली पर आधारित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है परीक्षा में कि राजभाषा जो है हमारी भारत संघ की, वह आधारित है ए खड़ी बोली, ब्रज, अवधि। तो आप आंसर क्या करेंगे, खड़ी बोली पर आधारित है। इसीलिए आपसे प्रश्न करेंगे अब कि हिंदी की जननी कौन है, तो आप कहेंगे, मैं यहां लिख दूं भले, शौरसेनी। ये शौरसेनी इसलिए लिखा कि शौरसेनी एक अपभ्रंश था और अधिकांश से हिंदी की बोलियों का संबंध किससे था मित्रों, शौरसेनी थे। तो आपसे हिंदी की जननी कौन है, शौरसेनी अपभ्रंश। लेकिन पूछे कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो उत्तर होगा मित्रों संस्कृत। आदि जननी का मतलब नानी और जननी ने मां। तो हिंदी ने जन्म कहां से लिया, शौरसेनी अपभ्रंश से लिया, लेकिन इन सबकी नानी अर्थात आदि जननी कौन है, संस्कृत है। समझे मित्रों कहानी। अगला प्रश्न आता हमारा जो है हिंदी की लिपि का प्रश्न। ये मैं रफ कर रहा हूं मित्रों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट डाउन कर सकते हैं। कर दूं इसको, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी की लिपि की बात करेंगे। अब तक हमने पढ़ा हिंदी भाषा शब्द किस भाषा का था, फिर हमने पढ़ा इसका पहली बार प्रयोग किसने किया, फिर हमने पढ़ा कि इसका विकास कैसे हुआ, कौन कौन सी इसकी उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी इसकी बोलियां हैं। अब ये चर्चा की। अब हम पढ़ रहे हैं मित्रों हिंदी की लिपि। तो देखिए मित्रों हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। क्या है मित्रों, देवनागरी। ये हिंदी की लिपि का नाम है। लिपि का अर्थ है मित्रों लिखने का तरीका अथवा शैली, यानी कि आज हम जो हिंदी लिख रहे हैं उसकी लिपि अर्थात लिखने की जो शैली है उसका नाम देवनागरी लिपि, यानी हिंदी की लिपि का नाम क्या है मित्रों, देवनागरी है। ये हिंदी बराबर कर रहे हैं, देवनागरी लिपि किसकी है, हिंदी की। अब प्रश्न आता कि जिस तरह से हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसी तरह प्रश्न बनता है कि देवनागरी जो लिपि है उसका विकास कैसे हुआ। तो देखिए मित्रों एक ब्राह्मी लिपि है, उस ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं थी, एक तो दक्षिणी शाखा और एक उत्तरी शाखा। सामान्यतः जो दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती है, लिखी जाती है, उनके लिखने की जो शैली थी वो दक्षिणी शाखा कहलाती है। और जो उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उसकी जो शाखा है उसका नाम उत्तरी शाखा था। क्या था मित्रों, उत्तरी शाखा। ये जो उत्तरी शाखा है इससे एक लिपि निकलती है जिसका नाम है गुप्त लिपि, यानी गुप्त लिपि। ये जो गुप्त लिपि है मित्रों, इससे एक लिपि निकलती है जिसका नाम है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि। और इस कुटिल लिपि से किसका विकास होता है, देवनागरी लिपि का। सेकंड ग्रेड 2013 में, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया था कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो आप कहेंगे मित्रों किससे हुआ, कुटिल लिपि से हुआ। किससे हुआ, कुटिल लिपि से। देखिएगा ब्राह्मी लिपि की 2 शाखाएं थी, दक्षिणी शाखा और उत्तरी शाखा। उत्तरी शाखा जो उत्तर भारत की भाषाएं हैं उससे संबंध रखती है, उससे एक लिपि निकलती है जिसका नाम है गुप्त लिपि। उसके बाद की जो लिपि है उसका नाम है कुटिल लिपि। और ये जो कुटिल लिपि है उससे लगभग 9वीं सदी के आसपास हमारी देवनागरी लिपि का विकास होता है। और यही
हमारी जो वर्तमान में हम बात कर रहे थे कि हिंदी संवैधानिक दृष्टि से भारत संघ की राजभाषा है, हिंदी भारत संघ की क्या है, राजभाषा है। और ये जो वर्तमान में जो राजभाषा है उसकी लिपि भी कौन है, देवनागरी है। और ये जो राजभाषा है उसका जो मानक रूप है वो किस पर आधारित है मित्रों, खड़ी बोली पर आधारित है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा की थी। अब प्रश्न आता है कि जो देवनागरी लिपि है इसकी विशेषताएं क्या। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि देवनागरी लिपि कैसी लिपि है। तो मित्रों देवनागरी जो लिपि है वो अक्षरिक लिपि है। कैसी लिपि है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझिएगा, साथ साथ हम चर्चा भी कर रहे हैं। अक्षरिक लिपि है। अब प्रश्न होता है कि अक्षरिक लिपि का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है मित्रों कि आप जैसे अंग्रेजी भाषा पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक जो आपकी जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसमें कई बार ऐसा होता है कि एक ही ध्वनि अथवा साउंड के लिए आप एक से अधिक वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जिसकी प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अक्षर निर्धारित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी कैसी लिपि है, अक्षरिक लिपि है। दूसरा मैं चाहूँगा देवनागरी लिपि। दूसरा है कि ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। इसके बाद हम जो चर्चा कर रहे थे कि जो हिंदी जो एक भाषा है और इसका विकास संस्कृत से हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, जो हम 18 बोलियों की चर्चा कर रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन वहाँ पर 8 बोलियों का ही चर्चा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो दृष्टि थी वो साहित्यिक दृष्टि थी। कई बार फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर वालों के लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि हिंदी की उपभाषाएं 5 है और बोलियां 18 है। जब हमने पहले चर्चा की थी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, क्योंकि आजकल परीक्षा के दौरान जब आप प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पर परीक्षक आपसे भले ही पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन उसके प्रश्न करने की जो अनुभव परिधि जो होती है, आपसे जो प्रश्न करने की उससे अनुभव परिधि जो होती है वह निश्चित तौर पर बहुत ऊपर होती है। वो बालक का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जांचना चाहता है और वहाँ पर वो सीधे से आपसे प्रश्न कर लेगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी की कितनी बोलियां मानी हैं। तो वहाँ पर आप उत्तर देंगे हिंदी की 8 बोलियां मानी है। इसलिए मानी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आता है, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई तैयारी करता है इस विषय को लेकर के तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने, किसने मित्रों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितनी बोलियां मानी, यानी हिंदी की कितनी बोलियां, हिंदी की बोलियां मानी है, बोलियां मानी है। तो और वहां पर आंसर आएगा, तो आप मानी है तो आपका आंसर होगा वहां पर 8 मानी है। अब प्रश्न है कि उन्होंने 8 कौन सी मानी। तो थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाने की कोशिश करेंगे कि जो 8 बोलियां हैं वो कौन सी, क्योंकि उसने जो उपभाषाओं की जो चर्चा की है, हमने कहा कि अभी उपभाषाएं कितनी हैं, 5, लेकिन उन्होंने उपभाषाएं कितनी मानी मित्रों, 2 ही मानी है। उन्होंने उपभाषाएं कितनी मानी है, 2 ही मानी है। कौन कौन सी, एक तो पश्चिमी हिंदी और दूसरा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, अब स्पष्ट है पश्चिमी हिंदी से कितनी बोलियां थी, कौन बताएगा, वेरी गुड, कितनी थी, 5, और पूर्वी हिंदी से कितनी थी, 3। तो स्पष्ट है कि ग्रियर्सन के मुताबिक हिंदी की बोलियां कितनी हैं, 8, और उपभाषाएं कितनी हैं, 2। 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी थी। नंबर 1 खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं। हमने चर्चा की हमारी राजभाषा हिंदी का मानक रूप इसी पर आधारित है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने खड़ी बोली को सरल और प्रांजल रूप देने का प्रयास उन्होंने किया। दूसरा इसकी बोली थी ब्रज, जिसमें अधिकांश भक्तिकालीन साहित्य लिखा गया, बुंदेली, बांगरू और कन्नौजी। और 3 बोलियां पूर्वी हिंदी की, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये मित्रों हमारा प्रकरण, आपने हम एक शब्द पर चर्चा की अभी, हिंदी शब्द पर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा कि आज की हमारी जो कक्षा होगी वो हिंदी भाषा और व्याकरण को लेकर होगी, लेकिन हम प्रत्येक शब्द पर चर्चा करेंगे,
पहले हमने हिंदी शब्द पर चर्चा की। क्या थी वो चर्चा, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, स्मरण तथ्य के आधार पर सीखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, रटे नहीं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का भाषा के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन यजदी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में 1424 में किया। हिंदी एक विकसित भाषा है। इसका विकास संस्कृत से होता है, वैदिक संस्कृत, उसके बाद लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश को अवहट भी कहा जाता है। यहाँ एक तथ्य आप और जोड़िएगा, इसमें कई बार प्रश्न आता है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, किसने कहा, पुरानी हिंदी कहा। आंसर है मित्रों चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो जयपुर के रहने वाले थे। समालोचक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया, आलोचनात्मक पत्रिका थी 1913 में। हिंदी कहानी जगत में उसने कहा था, कहानी के लेखक हैं ये, जो कहानी इनकी 1915 में लिखी गई कहानी है, हिंदी कहानी जगत में मील का पत्थर कहलाती है। उन्होंने अपभ्रंश को क्या कहा मित्रों, पुरानी हिंदी कहा। फिर हमने चर्चा की, वापस हम वही जा रहे हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के कितने रूप, 7 क्षेत्रीय, उसमें से हिंदी का संबंध 4 से। 4 कौन कौन से, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी और खस। सौरसेनी अपभ्रंश से कितनी उपभाषाएं, 2, कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां 5, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी की 4, फिर अर्धमागधी की 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी की भी, मागधी से निकलने वाली उपभाषा कौन सी है, मागधी से निकलने वाली उपभाषा हमने चर्चा की थी, उसकी उपबोलियां की 3। फिर हमने पढ़ा खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से एक भाषा, उपभाषा कौन सी, पहाड़ी, पहाड़ी की कितनी उपबोलियां, 3, कौन कौन सी, नेपाली, गढ़वाली और कुमायूनी। अब हम मित्रों चर्चा करेंगे भाषा शब्द को लेकर के। किसको करेंगे मित्रों, भाषा शब्द को लेकर के। अभी हमारा आज के प्रकरण का केवल एक शब्द पूरा हुआ है, केवल हिंदी। अब हम पढ़ेंगे भाषा, यानी कि यहां हम पढ़ेंगे भाषा शब्द का निर्माण किससे हुआ, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, भाषा को सीखने के कौन कौन से कौशल हैं। तो मित्रों भाषा शब्द का निर्माण भास धातु से होता है। किससे होता है, भास धातु से, भास धातु से बना है, यानी भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है। किससे बना है मित्रों, आपसे पूछ ले कि भाषा शब्द किससे बना है, तो आप आंसर क्या देंगे, पानी पिएंगे मित्रों, वेरी गुड। भाषा शब्द भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना। क्या करना, प्रकट करना। किसको प्रकट करना, तो हम यूं कह सकते हैं विचारों और भावों को प्रकट करने का माध्यम ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों, भाषा कहलाता है। पारिभाषिक कहेंगे विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा है। अगला प्रश्न आता है कि भाषा की विशेषताएं क्या है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों पूछा जाता है, भाषा की विशेषताएं। मैं श्वेत पट पर संक्षिप्त रूप में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास ये करूं कि अधिकतम आपको समझाने की कोशिश करें ताकि आप विषय वस्तु को समझें, क्योंकि रटना नहीं है, पढ़ना नहीं है, समझना है। देखिएगा भाषा की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। नंबर 1, आपसे पूछ ले कि भाषा है पैतृक संपत्ति, नहीं। भाषा कैसी है, अर्जित संपत्ति है। नंबर 1, भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, यानी कि हम भाषा को अर्जित कर सकते हैं, पैतृक नहीं है। भाषा कैसी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है। नंबर 2, परंपरागत है।
यानी परंपरागत है, परंपरा से चली आ रही है, परंपरागत है, व्यक्ति इसे इसका अर्जन कर सकता है, अर्जित मैं चाहूँगा, अर्जित कर सकता है, अर्जित कर सकता है, लेकिन यानी इसको सीख सकता है व्यक्ति, इसको अर्जित कर सकता है किंतु उत्पन्न नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी तरह प्रश्न पूछते हैं, वहां पर तथ्य दिए जाते हैं, क्योंकि आप जब परीक्षा में जाते हैं तो आप पहले क्या होता था, एक एक विकल्प में एक ही प्रकार के शब्दों की चर्चा करते हैं। आजकल कई बार मिलान कीजिएगा, मिलाइएगा अथवा कौन सा एक तथ्य है या नहीं है, तो आपसे यहीं से पूछ लिया कि भाषा, यही विकल्प दे दिए तो आप कहेंगे भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, परंपरागत है, हम इसको अर्जित कर सकते हैं, इसका अर्जन कर सकते हैं, लेकिन इसे उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगला आता है भाषा सतत परिवर्तनशील है। कैसी है? सतत परिवर्तनशील है। भाषा सतत यानी समय समय पर भाषा में परिवर्तन होता रहता है। हमने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि एक युग था जब उस भाषा का नाम वैदिक था, कठिन थी, पूर्णतः तत्सम शब्दावली युक्त भाषा थी, लेकिन फिर इसमें परिवर्तन आया और वे लौकिक संस्कृत हो गई, फिर बदला, पाली हो गया, फिर परिवर्तन हुआ, प्राकृत हुई, फिर परिवर्तन हुआ, अपभ्रंश हुई और धीरे धीरे आज जाकर के हम लोग खड़ी बोली के रूप में बिल्कुल एक सरल और प्रांजल रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं अपने विचारों को आदान प्रदान करने का। तो स्पष्ट है कि भाषा क्या है मित्रों? सतत परिवर्तनशील है। इसका मानक रूप होता है, यानी कि प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है। क्या होता है मित्रों? प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, किंतु किसी भी भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है। या लिख दूं मैं, कोई अंतिम रूप नहीं होता है, अंतिम रूप नहीं होता है। समझ रहे मेरी कहानी को? भाषा अर्जित संपत्ति है, हम इसका अर्जन कर सकते हैं। पिताश्री यानी पैतृक संपत्ति नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो पिता की भाषा है वही हमारी होगी, कोई आवश्यक नहीं है। परंपरागत है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है लेकिन इसको उत्पन्न नहीं कर सकता। सतत परिवर्तनशील है, प्रत्येक भाषा का अपना एक मानक रूप होता है, लेकिन वह हमेशा अंतिम हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारी जो हिंदी है यह भी कई दौर से गुजरी है, समय समय पर इसमें परिवर्तन हुए। पहले इसकी बारेखड़ी के लिखने के रूप में परिवर्तन आया, फिर धीरे धीरे इसके कई वर्णों के मानक रूप में परिवर्तन आया, जैसे घ, ह, ग, ध और द लिखने के रूप में परिवर्तन आया। ज से झरना वाला जो है उसको लिखने में परिवर्तन आया। एक युग था जब भाषा ज झरना जो है और ये दो, एक युग था जब आप ऐसे लिखते थे, ये बाबा रामदेव जी के घोड़े की तरह। अब आप झरना शब्द में झ इस तरह लिखते हैं, समझ रहे मेरी बात को? भ वाले में परिवर्तन आया, इस तरह लिखते थे, अब गोला बनाना पड़ता है। तो धीरे धीरे इसके रूप में परिवर्तन होता है। निश्चित तौर पर जिस युग में रहती है, मानव के लोगों के आदान प्रदान की भाषा होती है, साहित्य की भाषा होती है, उस समय इसका मानक रूप तो होता है, लेकिन सदैव वो अंतिम हो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें समय समय पर परिवर्तन होते जाते हैं। फिर हम कह रहे हैं भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर गमन करती है, कठिन से सरल की ओर गमन करती है। क्योंकि एक युग था जब भाषा कितनी कठिन थी और आज आप देख रहे हैं भाषा बहुत ही सरल भाषा के रूप में हमारे सामने आ गई। प्रत्येक भाषा की अपनी एक संरचना होती है, प्रत्येक भाषा की एक संरचना होती है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हर भाषा की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कि इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसे कैसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है, परंपरागत है, व्यक्ति अर्जन कर सकता है परंतु इसे उत्पन्न नहीं कर सकता, सतत परिवर्तनशील है, प्रत्येक भाषा में परिवर्तन होता रहता है, प्रत्येक भाषा का अपना मानक रूप होता है, उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता, ये कठिन से सरलता की ओर गमन करती है। प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना होती है, लेकिन हर भाषा की संरचना अपने आप में अलग अलग होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। अब हम बात कर रहे हैं भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन से अवयव होने चाहिए।
ये आपका रीट 2017 या 18 वाले जो पिछला पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था। रीट में भाषा 2 में यानी लेवल 2 के भाषा 2 में पूछा गया था मित्रों कि भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन से अवयव होते हैं और उनका सही सीक्वेंस पूछा गया था। 4 विकल्प था, कौन बताएगा? चलिए हम बता देते हैं। देखिएगा, भाषा सीखने के लिए प्रश्न आता है, भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवयव हैं। ये प्रश्न था आपका। भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवयव हैं, अवयव या ना अंग, अवयव हैं। तो मित्रों उसका सबसे पहला अवयव है, और ये क्रम है, इसका सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहला है मित्रों जिज्ञासा। व्यक्ति का जिज्ञासु होना अति आवश्यक है। अगर आप सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। इसलिए सबसे पहला है कि किसी भी बालक व्यक्ति में उस काम को करने के लिए, उस भाषा को सीखने के लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। यानी वो व्यक्ति जिज्ञासु हो, अर्थात सीखने का पूरी तरह से उत्सुक हो, वह जिज्ञासा कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप अपने किसी भी पालतू जानवर को, जैसे घोड़ा, हाथी, शेर, वेरी गुड, शेर भी पालते हो, अरे वाह, चलिए पालते होंगे, शेर दिल हैं आप लोग। हाँ, तो जिज्ञासा यानी कि आपका जो जानवर है, आप उसको पानी पिलाने के लिए माना कि तालाब तक ले गए, लेकिन वो पिएगा तभी जब उसकी पानी पीने की इच्छा होगी। यानी उसकी पीने की इच्छा नहीं है, आप उसे पानी नहीं पिला सकते। बालक की सीखने की इच्छा नहीं है, आप उसे सिखा नहीं सकते। इसीलिए हमने पहले ही कहा कि मैं भी आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तल्लीनता के साथ सीख रहे होंगे, सुन नहीं रहे होंगे, पढ़ नहीं रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहला मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है जिज्ञासा। व्यक्ति का जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना आवश्यक है, तो ही वो सीख पाएगा। नंबर 2 प्रयत्न। ये वही विकल्प है जो हम चर्चा कर रहे हैं। कई शिक्षकों को मैंने देखा है, बुराई नहीं कर रहे हैं भाई, माफी चाहिए, देखा है कई पुस्तक से हम देखते हैं कि वहां पर जिज्ञासा के बाद सीधा अनुकरण लिखा है। मैं कह रहा हूं कि जिज्ञासा के बाद अगली बात आती है प्रयत्न, कि आप उसके लिए प्रयास तो करें। आपके कई बार आपके मन में होता कि नहीं यार मैं ये सही इस तरह पढ़ाई करूं, लेकिन आप प्रयास नहीं करते। इच्छा है मैं पढ़ाई करूं, मैं आरएस बनूं, मैं आईपीएस बनूं, सीनियर आईपीएस बनूं, मैं वो बनूं, आपकी इच्छा है, लेकिन वो इच्छा तभी पूरी होगी जब आप उसके लिए क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। प्रयत्न के बाद अगला आता है अनुकरण, यानी कि हम सीखते हैं, अनुकरण जन्य। अभी हम थोड़ी देर पहले कहा भाषा अनुकरण जन्य है, इसका हम अनुकरण करते हैं। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका हम अनुकरण करेंगे। कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो हम जिससे उसका अनुकरण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक पोइम पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको लयात्मक तौर पर उस पोइम को पढ़ाऊँगा। जैसे छोटे बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाते हैं मछली जल की रानी है, बच्चा भी आपका क्या करेगा, अनुकरण करेगा। यानी पहले आप में सीखने की जिज्ञासा थी, जिज्ञासा के बाद आपने उसमें प्रयास किया, फिर आप अनुकरण कर रहे हैं, और अनुकरण के बाद आता है अभ्यास। क्या आता मित्रों, अभ्यास। ये चारों के चारों जो मैंने चर्चा की थी कि आपका रीट में, जो आपका रीट हो रहा है अभी फिलहाल, अब और होने वाला है आपका, बार बार जल्दी ही हो जाएगा। हम लोग रोज सुन रहे हैं कि रीट होने वाला है। रीट हो चाहे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, मनोवैज्ञानिक जहाँ प्रश्न आते हैं वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के अवयव कौन कौन से हैं, जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। ये इसका क्या होगा, अभ्यास होगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ पर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक पूर्ण पारंगतता हासिल नहीं कर सकते। मित्रों, एक महान जो है व्यक्ति हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, कवि वृंद। उन्होंने कहा है, करत करत अभ्यास केर जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी जो होता है वह भी सुजान, ज्ञानवान, गुणवान बन जाता है। उन्होंने आगे दिया है, इसका दृष्टांत दिया, कैसे,
बार करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है। ये दृष्टांत दिया उन्होंने, दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। एक रस्सी, जिस रस्सी को वो पत्थर जाए तो एक झटके में काट सकता है, लेकिन वही जब बार बार अभ्यास करती है तो वो भी उस पत्थर को भी काट देती है। तो मित्रों, भाषा सीखने के अवयवों का सही क्रम होगा जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। अगली हम बात करेंगे भाषा सीखने के लिए, भाषा में पारंगतता हासिल करने के लिए कौशल, यानी भाषा शिक्षण के कौशल। भाषा शिक्षण के कौशल प्रश्न आता है, रीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भाषा शिक्षण के कौन कौन से कौशल हैं। समझ ही गए होंगे मित्रों, हम बात किसकी कर रहे हैं? सुबह पहली यानी कि सुनना, फिर सुबह वैसे बोलना। ये इसको याद रखने का तरीका, सुबह पहली, इसका शॉर्टकट लिख सकते हैं सुबह पल्ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा शिक्षण के 4 कौशल है। बार बार प्रश्न आता है, प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी परीक्षाएं होती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाली, टीचिंग लेवल वाली, सब में पूछा जाता है कि सब पहला प्रश्न ही यही होता है कि भाषा शिक्षण के कौशल होते हैं कितने मित्रों? 4। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसके लिए एक सूत्र है सुबह पहली। यही शिक्षण सूत्र है। 2 विद्वानों की मैं चर्चा कर रहा हूं, एक तो मॉन्टेसरी और एक हम बात कर रहे हैं फ्रोबेल की। आगे हम जब रीट की शिक्षण विधियों की क्लास में हम पढ़ेंगे, वहां पर इस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे, इन दोनों पर। अभी मैं छोटी सी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। मॉन्टेसरी और फ्रोबेल, कई बार क्या होता है कि आप लोग रट के चल जाते हैं और बड़ा इजी है। हर व्यक्ति, हर पुस्तक, हर शिक्षक आपके सामने रखेगा भाषा शिक्षण के कौशल हैं 4। कौन कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। शॉर्टकट याद करा दिया, सुबह पहली, आपने याद भी कर लिया, सुबह सुबह उठ के भी ये कर लिया, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन जब आप परीक्षा में जाएंगे तो वहाँ एक प्रश्न पूछेंगे कि किस एक विद्वान ने कहा कि लिखना, पढ़ना एक दूसरे से क्रम में विपरीत बता दिए। तो मित्रों, मौर्य, मॉन्टेसरी और फ्रोबेल, इन दोनों में एक मतभेद है कि ये अंतिम 2 बिंदु है, पढ़ना और लिखना, इन्होंने इन एक दूसरे का क्रम बदल दिया है। फ्रोबेल तो यही कह रहा है, लेकिन मॉन्टेसरी कहती है कि लिखना पढ़ने से सरल है, इसलिए वो इसको पहले मानती है और पढ़ने को बाद में मानते हैं। तो ये हमारा दूसरा बिंदु था भाषा को लेकर के। पहले हमने हिंदी पर चर्चा की, फिर हमने भाषा शब्द पर चर्चा की कि भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रकट करना, अर्थात विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा की जो है विशेषताएं क्या होती है, प्रवृत्ति क्या होती है? तो हमने कहा भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। व्यक्ति इसका अर्जित कर सकता है लेकिन इसे उत्पन्न नहीं कर सकता। ये परंपरागत है, सतत परिवर्तनशील है, अंतिम रूप नहीं होता है, लेकिन जो होता है वो इसका मानक रूप होता है। फिर हमने पढ़ा भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन कौन सा, ये दोनों ही प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे गए। जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास और शिक्षण कौशलों का सही क्रम होगा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब हम अगली चर्चा करेंगे मित्रों व्याकरण को। देखिए, क्या हमने पढ़ा है कि हिंदी एक भाषा है। क्या है मित्रों? भाषा है। भाषा के बहुत सारे अंग होते हैं। किसी भी भाषा के, प्रत्येक भाषा के बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे कि उस भाषा का साहित्य, पोइट्री उसकी, जैसे कि उस भाषा का काव्य शास्त्र, जैसे कि उस भाषा की शिक्षण विधियाँ और उस भाषा का व्याकरण। लेकिन किसी भी भाषा का सीधा संबंध यदि पूछा जाए तो उसका साहित्य से नहीं होता है। ये बहुत बाद की बात है। किसी भी भाषा का सीधा संबंध उसके काव्य शास्त्र से नहीं होता है। किसी भी भाषा का सीधा संबंध उसकी शिक्षण विधियों से नहीं होता है। उसका सीधा संबंध होता है मित्रों व्याकरण से। अंग्रेजी सीख रहे हैं तो पहले कोई आपको नहीं कहेगा कविता सीख के आओ, पहले क्या सिखाएंगे? ग्रामर। तो कोई भी जब आप भाषा सीखेंगे तो हमें सबसे पहले उसका क्या सीखना पड़ता है? व्याकरण सीखना पड़ता है। अब हम अगली चर्चा करेंगे मित्रों व्याकरण पर कि ये व्याकरण क्या है।
देखिए विद्वानों ने कहा है मित्रों कि यद्यपि बहुन धीसे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजनो माँ भूत सकलम सकलम, यानी कि हे पुत्र तुम बहुत अधिक विद्वान नहीं बन पाते हो, फिर भी तुम्हें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा तो ना हो स्व यानी खुद, जन यानी लोग, यानी स्वजनों जिसका शाब्दिक अर्थ है मित्रों अपने लोग, क्या है अपने लोग, और एक सव जैसे स्वजनों स्वान वाला, इस स्वजनों का अर्थ है कुत्ते स्वान जिसको हम कह रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जो अपने लोग हैं उसको आप कुत्ते नाम से तरह समझ लें, और जो अपने कुत्ते शब्द है उसका अर्थ आप अपने लोग से न ले लें। साथ ही हमने एक और शब्द पे चर्चा की थी शकल, सकल यानी समस्त की हम बात कर रहे हैं, और एक शकल की बात हम कर रहे हैं जिसका अर्थ है टूटा हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मित्रों समस्त, और इसका अर्थ क्या है टूटा हुआ है। यानी कि ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी नहीं बन रहे हो, लेकिन फिर भी अगर कोई भाषा सीखनी है तो उस भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा का क्या सीखना पड़ेगा, व्याकरण सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा न हो कि कई शब्दों के अर्थ को हम विपरीत ना कर दें। कहने वाला जिस व्यंग्यात्मक रूप में जिस लहजे में हमें कहना चाह रहा है कहीं हम उसका गलत अर्थ ना ले ले। इसलिए मित्रों व्याकरण का ज्ञान करना हमें अति आवश्यक होता है, क्योंकि मानव जीवन अपने विचारों और भावों का जब आदान प्रदान करता है तो वो कैसे अगले व्यक्ति को शुद्ध रूप में अपने विचार प्रकट कर दे, इसके लिए वो व्याकरणिक तथ्यों का ध्यान रखता है। चर्चा हम करेंगे व्याकरण को लेकर के। व्याकरण शब्द की परिभाषा क्या होगी, इसके लिए हमें रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। व्याकरण शब्द का निर्माण एक संस्कृत का उपसर्ग है वी, जिसका शाब्दिक अर्थ है विशेष, विशिष्ट कह सकते हैं, विशेष कह सकते हैं। दूसरा एक उपसर्ग है आ, जिसका अर्थ होता है आवरण अथवा चारों ओर, आवरण अथवा चारों ओर। ये शाब्दिक अर्थ है किसका, आ का। एक संस्कृत की धातु है क्री, जो हिंदी में परते जुड़ने के बाद कर में परिवर्तित होती है। इस धातु में एक परते जुड़ता है अन, यानी कि चार अलग अलग रूपों से मिलकर के व्याकरण शब्द का निर्माण होता है। वी आ क्री मूल धातु, अगर दोनों आ गए तो आप पहले किसको चुनेंगे, कर को चुनेंगे। ये बहुत बार आता है, परते वाले प्रश्नों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वहाँ पर पूछा जाता है करण है, कारक है, ऐसे शब्दों में मूल क्या है, तो वहाँ पर क्री भी होता है और कर भी होता है। तो सामान्यतः जिन धातु रूप जो होते हैं वहाँ पर उनके मूल रूपों को प्राथमिकता दी जाती है। क्री में अन परते जुड़ने पर एक शब्द बनता है करण। क्या बनता मित्रों, ये शब्द की निर्माण प्रक्रिया हम यहीं से परिभाषा सीखेंगे, रटना नहीं है। रटन बुद्धि कुंठित भवती, रटने का काम नहीं है, सीखेगा। हमारी क्लास में आप लोग रटे नहीं, पढ़े नहीं, बल्कि सीखें, समझें। कैसे समझें, तो करण शब्द का निर्माण हुआ क्रि और अन से। ये जो करण शब्द है मित्रों इसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कि करना, जैसे कि दस्तावेज, डॉक्यूमेंट जिसको हम कह सकते हैं। कारक जो हम पढ़ते हैं उसकी एक तृतीया विभक्ति होती है, जिसको आप करण कारक के नाम से जानते हो, तृतीया विभक्ति भी होता है। ये इसके शाब्दिक अर्थ हैं, किसके भाई, करण के। यहाँ पर हम करण का अर्थ ले रहे हैं करना अथवा सीखना, करना अथवा सीखना, ये अर्थ हम यहाँ पर ले रहे हैं। इस करण शब्द में जब आ प्रत्यय जुड़ता है, मैं एरो बना रहा हूँ, आप इसी तरह सीखेंगे, तो एक शब्द बनता है आकरण। अब मान लीजिए करण और आ के अर्थ को अगर हम एक साथ करते हैं तो यहां तक अर्थ बना आवरण में सिखाना, आवरण में सिखाना। स्पष्ट है इस अर्थ से। और इस आकरण में जब वी उपसर्ग जुड़ता है तो शब्द बनता है मित्रों व्याकरण। स्पष्ट है। अब इसके अर्थ को अगर साथ कर दें तो अर्थ हुआ विशिष्ट या विशेष आवरण में सिखाना, विशेष आवरण में सिखाना। अब प्रश्न है कि विशेष आवरण में कैसे सिखाएगा। तो मित्रों जब आप कोई भी भाषा सीखेंगे, उसका व्याकरण सीखेंगे, तो मुझे बताइए क्या आप अपने एक विशिष्ट प्रकार के रूप से सीखेंगे या अपनी मर्जी से कुछ सीख लेंगे।
वहाँ पर सीखने के लिए आप जो कुछ भी सीखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर आप हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी का कोई भी प्रकरण जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, क्या आप वहाँ अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से नियम फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। आपको संधि पढ़नी है तो संधि के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, वहाँ स्वर पढ़ रहे हो तो स्वर संधि के नियम फॉलो करने, माना कि अपवाद हो सकता है लेकिन नियम तो आपको फॉलो ही करना पड़ेगा कि दो समान जाति के स्वर मिलकर के दीर्घ बनते हैं। आप ये नहीं कह सकते नहीं भैया मैं तो दीर्घ नहीं मानूं, मैं तो गुण मानूंगा। यानी स्पष्ट है कि अगर आप जो कुछ सीख रहे हैं वहाँ एक विशिष्ट प्रकार के आवरण में बंद करके सीख रहे हैं, और यही मित्रों क्या है, व्याकरण की परिभाषा है। तो हम पारिभाषिक रूप में यूँ कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को एक विशिष्ट प्रकार के आवरण में शुद्ध और परिमार्जित रूप में लिखना, पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना सिखाने वाले विज्ञान का नाम ही व्याकरण है। समझे मित्रों? दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वर्ण, उससे लेकर के भाषा की जो सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, वहाँ तक का ज्ञान कराने वाला विज्ञान ही व्याकरण के नाम से जाना जाता है। पाणिनि ने अपनी रचना में कहा है कि शब्दानुशासन का दूसरा नाम ही व्याकरण है। एक और हम परिभाषा कह सकते हैं कि हमारे मनोगत भावों को, ये परिभाषाएं जो अब अगर आपको लिखनी होती है, मित्रों ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पर, अगर ये लिखना आप चाहें परिभाषा इत्यादि अपनी नोटबुक में, तो वीडियो को थोड़ा रोक करके उसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी परिभाषाएं हैं, श्वेत पट पर लिखना इतना संभव नहीं है, समय का भी अभाव रहता है ऑनलाइन में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि मनोगत भावों को व्यक्त करने की जो भाषा है, अर्थात मेरे मन में जो भाव व्यक्त हो रहे हैं उसे मैं आपके सामने व्यक्त करूं, अभिव्यक्त करूं, उस समय मेरी जो भाषा होगी, मान लीजिए मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूं आपसे, मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। राम दिल्ली गया तो राम वेंट टू दिल्ली, दिल्ली यानी। तो आप जब अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं उस समय आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? क्या आप अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हैं, हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं? उस समय आपकी जो भाषा होगी उसके प्रत्येक अंग का विवेचन और विश्लेषण करना ही व्याकरण के नाम से जाना जाता है। यानी कि मनोगत भावों के व्यक्तीकरण की भाषा का आख्यान, आख्यान है ना, उसका विवेचन और विश्लेषण करना, बारीकी से उसका अध्ययन करने वाला ही व्याकरण के नाम से जाना जाता है। मित्रों, व्याकरण शब्द पुल्लिंग होता है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है, हम लोग बोलते हैं व्याकरण सीखी या सीखा, तो व्याकरण सीख ही नहीं होता बल्कि व्याकरण सीखा जाता है। तो व्याकरण शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ये पूछा जाता है, पुत प्लस लिंग से बनता शब्द, संधि से बना हुआ शब्द है पुल्लिंग शब्द, पुत प्लस लिंग, व्यंजन संधि होती है, इसमें आगे और चर्चाएं करें हम अगली क्लासों में। पुल्लिंग शब्द से यानी पूछा जाता है कि व्याकरण शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, दोनों, कोई नहीं, तो व्याकरण शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। कैसा शब्द है मित्रों? पुल्लिंग है। अब व्याकरण में सबसे पहली चीज आती है मित्रों ध्वनि। ये तो हमने अभी परिभाषा को पढ़ा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, व्याकरण शब्द का निर्माण वी, आ, क्री और अन से होता है। अन एक प्रत्यय है, क्री एक धातु है, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आ और वी दो उपसर्ग है, आ और वी उपसर्ग है। ये आपका एलडीसी में पूछा गया था प्रश्न है एक, जहाँ तक मुझे पता है एलडीसी 2011 या 12 में कोई पेपर हुआ था, वहाँ पूछा गया था कि व्याकरण शब्द में मूल शब्द क्या। देखिए गंभीरता से सुनिए क्या बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मास इंपॉर्टेंट है। व्याकरण शब्द में मूल शब्द है। अब यहाँ पर हमने चार चीज़ें रख दी, बच्चा सोचेगा क्री है। देखिए ये धातु है, हमने लिखा है ये धातु है। पहली बार शब्द कब बना? यहाँ बना। व्याकरण शब्द में मूल शब्द कौन है? करण है। क्री तो इसकी क्या है? धातु है। और उपसर्ग कितने हैं? दो, क्योंकि आगे चल करके हम देखेंगे उपसर्गों के प्रश्न पूछ जाते हैं, किस शब्द में कितने उपसर्ग हैं। ये चर्चा हालांकि आगे होगी, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग है, वी और आ। क्री एक धातु है, अनेक प्रत्यय है। तीन अलग अलग तत्व, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा? अन। अन से क्री जुड़ने से करण, फिर आ से आकरण और फिर वी से व्याकरण। शब्द में संधि भी हुई है, आगे चर्चा करेंगे। अब व्याकरण का जब हम बात करेंगे कि व्याकरण जब पढ़ने जा रहे हैं तो व्याकरण में किन किन प्रमुख तत्वों पर चर्चा होगी, क्योंकि व्याकरण तो है बहुत सारा लंबा टॉपिक है, एक दिन में होने वाला नहीं है, बहुत लंबी क्लासों के जाकर के ये बात पूरा होगा।
तो पहली बात यह है कि हम कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, सपोज दिन आपके घर में विवाह हो रहा है, हालांकि अभी तो विवाह पर रोक है, लॉकडाउन चल रहा है, शादियों के भी अभी टोटे हैं, खैर फिर भी मान लीजिए आपके कोई काम है, तो आप क्या करेंगे उस जो काम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि विवाह है, आप यहाँ व्याकरण सीख रहे हैं, वहाँ विवाह रहा है, आप उस विवाह के आयोजन की तैयारी के लिए पहले एक बैकग्राउंड बनाएंगे, एक उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि मुझे क्या क्या करना है। उस ब्लूप्रिंट के आधार पर, यानी सबसे पहले हमको गणपति को न्योतना है, यानी न्योता देने जाना है, उसके बाद कार्ड छपेंगे, कार्ड किन किन को देना है, कौन विभाजित करेगा, शादी कहाँ होगी, किससे होगी, ये तो पहले तय हो जाता है, हाँ इसमें मत जाना, शादी कहाँ होनी है, बारात कब आएगी, या लेके जाना है तो कितने समय लेके जाना है, रवानगी कब होगी, इन सब चीज़ों का आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। स्पष्ट है कि जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो इसके दौरान हम किन किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो व्याकरण शब्द में सबसे पहली चीज़ आती है मित्रों, व्याकरण में सबसे पहली चीज़ आती है ध्वनि। क्या आती है मित्रों? ध्वनि। अब क्या है ध्वनि, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये श्वेत पट की आवाज़ है, पेन के पॉइंट से आवाज़ आ रही है, ये सब कुछ क्या है? ध्वनियाँ हैं। लेकिन भाषा विज्ञान में ध्वनि क्या है? तो मित्रों भाषा विज्ञान में ध्वनि से अभिप्राय यह है कि मानव जीवन के द्वारा, देखिए बहुत सारे जीव हैं लेकिन सभी जीव नहीं, बल्कि भाषा विज्ञान में ध्वनि से अभिप्राय है मानव जीवन के मुख विवर से, अर्थात हमारे मुखार बिंदु से उच्चरित ऐसी आवाजें, जो साउंड है, ऐसी साउंड जिसे हम लिपिबद्ध कर सके, अर्थात उस ध्वनि को लिखने के लिए कोई न कोई सांकेतिक चिन्ह हो, उसे ध्वनि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं अ, तो आप कहेंगे कि अ ऐसा होता है साहब, हमने कहा क, तो आप कहेंगे ऐसा होता है, लेकिन मैंने कहा अब इसे कैसे लिपिबद्ध करेंगे? नहीं कर सकते ना, उसी मुख विवर से बोल रहे हैं, जिस मुख विवर से अ का उच्चारण किया, का उच्चारण किया, उसी मुख विवर से का उच्चारण कर रहे हैं। आप इस अंतिम ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं कर सकते, इसलिए ध्वनि की संज्ञा में शामिल नहीं हो सकती है। इसलिए आप कह सकते हैं पारिभाषिक तौर पे, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि ध्वनि मानव के द्वारा उच्चरित किंतु सांकेतिक रूप हो, सांकेतिक चिन्ह हो, यानी आप उसे संकेत कर सकते हैं। दूसरा, ध्वनि भाषा का अलिखित या मौखिक रूप है। यहां से भी प्रश्न आता है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अलिखित या मौखिक रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो आप उत्तर क्या देंगे? ध्वनि देंगे। केवल अलिखित और मौखिक रूप में ही पूछा जाए तो भाषा की लघुत्तम इकाई कौन है? ध्वनि है। बाकी ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई नहीं है, केवल एक ही दृष्टिकोण से। इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको, अलिखित या मौखिक रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई पूछ जाए तो आप किसे कहेंगे? ध्वनि को कहेंगे। बाकी ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई नहीं है। ऐसा इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हमने व्याकरण की शुरुआत की और शुरुआत में हमने सबसे पहले ध्वनि की चर्चा की है। तो कई बार हमारे मनोमस्तिष्क में, हमारे मन में, मस्तिष्क में ये चीज़ बैठ जाती है कि सबसे पहले जिसकी बात कर रहा हूं वही छोटी इकाई है। देखिए, ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई नहीं है, सबसे छोटी इकाई नहीं है। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई ध्वनि को तब कहेंगे जब प्रश्न में स्पष्ट हो अलिखित या मौखिक रूप। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि विकल्प में लिखित और मौखिक रूप का जिक्र नहीं और सीधा प्रश्न हो तो आपको भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि को नहीं करना है। बात समझ में मित्रों? मानव के द्वारा उच्चरित ऐसा रूप जिसका कोई न कोई सांकेतिक चिन्ह हो उसे ध्वनि कहेंगे। फिर ध्वनि अलिखित या मौखिक रूप में भाषा की क्या है? लघुत्तम इकाई है। अगला आता है कि ध्वनि को स्वनिम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वनिम या स्वनग्राम भी कहा जाता है। ध्वनि को स्वनिम या स्वनग्राम भी कहा जाता है। एग्जाम से पूछा गया है, स्वनिम है ध्वनि, वर्ण, अक्षर, कोई नहीं या उपयुक्त सभी, तो ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। स्वनिम अंग्रेजी के फोनिक शब्द से बनता है। किससे बनता है? फोनिक शब्द से बनता है। हालांकि इतना गंभीरता से नहीं पूछा जाता कि किससे बना है, लेकिन आपको आना चाहिए। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको भी क्लास में आपका स्टूडेंट, आपका विद्यार्थी आपसे प्रश्न करेगा कि साहब ये स्वनग्राम कहाँ से आया, तो आप कहेंगे कि अंग्रेजी के फोनिक शब्द से आया है। ध्वनि के बाद अगली चीज आती है मित्रों वर्ण। क्या आती है मित्रों? वर्ण। पहला था ध्वनि, दूसरा है वर्ण।
हम व्याकरण की परिभाषा को स्पष्ट करने की प्रयास कर रहे हैं कि व्याकरण में क्या होता है, क्योंकि हमने परिभाषा के दौरान कहा है कि वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक का ज्ञान कराने वाला विज्ञान ही व्याकरण है। तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न है यही कि ये है क्या, ये वर्ण से वाक्य निर्माण तक क्या आता है। लेकिन उससे पहले हमने एक चर्चा की थी ध्वनि। ध्वनि भाषा का लिखित रूप है, मौखिक रूप है। उन्हीं ध्वनियों को, उन्हीं आवाज़ों को ध्वनि कहेंगे जो मानव के द्वारा उच्चारित तो हो किंतु उसका कोई न कोई संकेत चिन्ह हो। हिंदी के जितने भी वर्ण हैं जो हम अब आगे चर्चा करने जा रहे हैं, ये सभी वर्ण जब तक बोले जाते हैं तब तक इन्हें ध्वनियों की ही संज्ञा दी जाती है। अगली चीज आती है मित्रों वर्ण। तो वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। कैसी इकाई है? लघुत्तम। देखिए लघुत्तम शब्द को ध्यान दीजिएगा, दो तरह से लिखा जाता है, एक लघु प्लस उत्तम, यहां पर संधि हो जाती है और वो शब्द बनता है लघुत्तम। मात्रा दीर्घ हो जाती है, ऊपर ऊपर दीर्घ की मात्रा और दो बार ते आते हैं। इसका अर्थ लघु है जो उत्तम भी है। यहां कह रहे हैं लघु प्लस तम, केवल इस लघुत्तम का अर्थ है सबसे छोटी, यानी कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऐसे दो तरीके से प्रश्न यहां पर पूछा जाता है। कॉमन प्रश्न कर दिया कि भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो आप क्या कहेंगे? वर्ण है। कभी कभी परीक्षक क्या करता है, आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है कि भाषा की लिखित रूप में लघुत्तम इकाई क्या है। तो भैया भाषा की लिखित रूप में पूछ लें चाहे सामान्य रूप में पूछ लें, लघुत्तम इकाई ध्वनि ही है। क्या है मित्रों? सॉरी, चाहे भाषा की लिखित या सामान्य रूप में पूछेंगे तो वो इकाई है वर्ण। आपकी कौन सी है भाई? वर्ण है। लेकिन जब अलिखित का जिक्र करेंगे तो आप क्या करेंगे? ध्वनि करेंगे। फिर हम कह रहे हैं जो ध्वनियां थी हमारी, ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या है? वर्ण है। यानी कि दोनों चीजें एक ही है। ये सबसे बड़ा पेचीदा प्रश्न है। हम चर्चा करेंगे अभी कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। कई बार परीक्षक बड़ी गंभीरता से प्रश्न करता है, विकल्प में वर्ण नहीं रखता है, लिखित, अलिखित, मौखिक इत्यादि का कहीं जिक्र नहीं किया। सिंपल सा प्रश्न किया कि भाषा की लघुत्तम इकाई है और वहां पर विकल्प में वर्ण नहीं होता है। ऐसा इसलिए जानना चाहता है कि क्या ऐसी स्थिति में आपको कौन सा विकल्प करना है, जानकारी है या नहीं है। तो मित्रों तो भी ध्वनि आंसर नहीं होगा। ध्वनि केवल तभी होगा जब अलिखित या मौखिक शब्द की चर्चा हो, नहीं तो आपको ध्वनि भाषा की इकाई, लघुत्तम इकाई नहीं करना है। अब प्रश्न ये है कि साहब ध्वनि नहीं है, आप ध्वनि करने नहीं दे रहे हैं कि करना ही नहीं है, और वर्ण है नहीं, तो क्या करेंगे? तो इसका उत्तर मित्रों अगले बिंदु में हमको मिलेगा। अभी हम कह रहे हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई है और ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। पारिभाषिक तौर पर यूँ कहेंगे, भाषा की वह इकाई जिसके और खंड नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा अ, आप इस अ को खंडित नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा क, आप इसे खंडित कर सकते हैं क्योंकि क का विग्रह होगा क प्लस अ, यानी कि स्पष्ट है ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, लेकिन ये वर्ण नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाषा की वह इकाई जिसके और खंड नहीं कर सकते उन्हें वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं मित्रों, हम ये लिख सकते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर और नंबर दो व्यंजन। यानी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपसे पूछे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं तो आप आंसर क्या देंगे? दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। अगली कहानी आती है वर्ण के बाद अक्षर। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हिंदी व्याकरण में सबसे पेचीदा प्रश्न है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अक्षर के रूप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सब इंस्पेक्टर 2011 में, जो पिछला अभी 18 में, उससे पहले 2011 में जब हुआ तभी ये पूछा जा गया था। इसका प्रश्न कैसे स्पष्ट करेंगे हम अक्षर को, तो देखिएगा मैं रब कर रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ इसको। अक्षर पहले हमने मैं लिखा था ध्वनि, फिर वर्ण, अब हम पढ़ रहे हैं अक्षर। क्या है अक्षर मित्रों? तो देखिएगा अक्षर शब्द का निर्माण होता अ प्लस क्षर से। आप प्रत्येक शब्द की
अर्थ संरचना समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप आपको उसकी परिभाषा और पूरी बात को समझने में बहुत मदद मिलेगी। अ का अर्थ है नहीं, अ एक उपसर्ग है और ये अव्यय उपसर्ग होता है, इसका सदैव अर्थ नहीं होता है। अ का अर्थ है नहीं, क्षर का अर्थ है क्षति। अब अ और नहीं के अर्थ को अगर मैं क्षर के अर्थ को एक साथ करूं तो अर्थ हुआ क्षति नहीं। अब प्रश्न है कि क्षति किसे नहीं, तो उसका उत्तर यह है कि मित्रों, जब मानव जीवन बोलता है उस समय उसके श्वसन तंत्र से जो उठने वाली हवा है वो ऐसी हवा, ऐसी प्राण वायु जो बिना किसी बाधा के, यानी बिना किसी क्षति के, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, देखिएगा अर्थ निकल रहा है, अ यानी नहीं, क्षर यानी क्षति, यानी बिना किसी बाधा के, अर्थात मानव जीवन के द्वारा उच्चरित ऐसा रूप जो बिना किसी बाधा के बोल लिया जाए, उच्चरित कर लिया जाए, वो सभी रूप क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। अब प्रश्न है कि अक्षर की परिभाषा में इतना कन्फ्यूजन क्यों है और इसके प्रश्नों में कन्फ्यूजन क्यों है? इसलिए है कि कई पुस्तकों में आप देखते हैं, जैसे ई है, मान लीजिए कोई भी एक स्वर है, उसको थोड़ी देर पहले वर्ण में पढ़ा दिया गया और कुछ समय बाद उसी ई को आपको अक्षर में पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चा कंफ्यूजन है कि इसको वर्ण मानो या फिर अक्षर मानो, ये सबसे बड़ा पेचीदा प्रश्न है। हमने अभी यहाँ पर कहा कि ये क वर्ण है, ये नहीं है, ये बात ठीक है क्योंकि ये पहले नहीं आई थी, ये वर्ण है, ये वर्ण नहीं है। अब ये वर्ण क्यों है और ये क्यों नहीं है? ये अक्षर क्यों नहीं है, ये अक्षर क्यों है, और ये दोनों को ही अक्षर में क्यों पढ़ा रहे? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिएगा, इसलिए पढ़ा जाता है कि जितने भी स्वर होते हैं वो इसलिए वर्ण है क्योंकि वह भाषा की अविभाजित इकाई है। और हमने अक्षरों वर्णों की परिभाषा में पढ़ा कि भाषा की अविभाजित इकाई को वर्ण कहते हैं। हिंदी के सभी जो स्वर हैं, हिंदी के सभी स्वर, समस्त स्वर क्या है? अक्षर हैं। समस्त स्वर अक्षर हैं, समस्त स्वर अक्षर हैं। इसलिए है कि वो बोलते समय अविभाजित है, अर्थात उसका खंडित नहीं कर सकते, इसलिए वर्ण थे। लेकिन जब स्वरों को बोला जाता है उस समय श्वसन तंत्र से उठने वाली हवा में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है सभी स्वरों में, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखिए श्वास बिना किसी बाधा के बाहर आ रही, इसलिए अक्षर भी है। अब प्रश्न है कि जो व्यंजन है वो केवल वर्ण है। क्या है? वर्ण है। अगर किसी व्यंजन को अक्षर बनना है तो उसके साथ स्वरों का मेल कर दो। क्या कर दो? स्वरों का मेल कर दो, स्वरों का मेल कर दो। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि सभी स्वरांत व्यंजन क्या है? स्वरांत व्यंजन अक्षर है। देखिएगा, सभी वर्ण अक्षर हैं और सभी स्वरांत व्यंजन क्या है? अक्षर है। अब स्वरांत व्यंजन का मतलब क्या है? देखिए, शब्द बनता है स्वर प्लस अंत से। स्वर प्लस अंत से बनता है। किससे बनता है? स्वर प्लस अंत से। यानी कि ऐसा व्यंजन जिसका अंत किससे हो? स्वर से। इसलिए हमने लिखा स्वरांत व्यंजन। जैसे आपने ये लिखा क, ये केवल व्यंजन है, लेकिन मैं बोलूं क, तो देखिए क, जब क बोल रहे हैं तो क के साथ क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं। इस पर स्पष्ट है कि इसका अंत किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है। ये स्वरांत व्यंजन है। यानी कि किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिला होता है तो ऐसे व्यंजनों को स्वरांत व्यंजन कहा जाता है। सीधी सी बात है। अब स्वरांत व्यंजन को अक्सर क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे, देखिएगा, आप जब केवल क बोलेंगे तो उस समय आपकी सांस को बाधा होगी। आप कह रहे हैं ऐसी ध्वनियां जिन्हें बिना किसी बाधा के बोल सकते हैं वो अक्षर है। आप इसे बोलेंगे, बाधा होगी, क्योंकि आपको केवल क बोलना, दूसरी कोई ध्वनि नहीं होनी चाहिए। जैसे अ, केवल एक ही ध्वनि है। आ, ई, उ, री, अकेली ध्वनियां हैं। लेकिन मैं बोलूँ क, दो ध्वनियां क और ए। मैं चाहता हूं कि केवल क बोलूं। देखिएगा, क, इस तरह बोलना पड़ेगा। और ऐसा बोल रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि जो श्वास है उसको बाधा उत्पन्न हो रही है। यानी कि स्वरों को बोला, बाधा उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए स्वर अक्षर हैं। साथ ही वर्ण भी है। वर्ण इसलिए कि भाषा की लघुत्तम इकाई है, और अक्षर इसलिए कि उसको बोलते समय बाधा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन व्यंजनों को, अकेले व्यंजन को, अगर उसके पास कोई स्वर नहीं है तो उसको बोलते समय बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए मित्रों, व्यंजन अक्षरों की श्रेणी में शामिल नहीं होता है।
अगर किसी व्यंजन को अक्षर बनना है तो उसके साथ कोई ना कोई स्वर का मेल कर देना चाहिए। इसीलिए हमने संक्षिप्त तौर पे लिखा कि हिंदी के सभी स्वर अक्षर है और सभी स्वरांत व्यंजन भी अक्षर है। अब एक प्रश्न का हम निर्माण करते हैं जो आपका 2011 के सब इंस्पेक्टर में आया। यानी कि अब तक हमने कहा कि हिंदी के सभी स्वर अक्षर है क्योंकि इनको बोलते समय किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती, और स्वरांत व्यंजनों को बोलते समय क, का, की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। केवल व्यंजन बोल रहे हैं तो बाधा हो रही है, इसलिए हमने कहा कि केवल व्यंजन है तो वो अक्षर नहीं है। अब जो प्रश्न आया था आपका, मैं यहां पर लिख रहा हूं, निम्नलिखित में से अक्षर है। देखिए दो तरह से मैं प्रश्न बना रहा हूं, एक बार हम नाम लिखेंगे, एक बार उसके उदाहरण लिखेंगे। निम्नलिखित में से अक्षर है, नंबर 1 ई, मैं दीर्घ लिख दिया। नंबर 2 क, नंबर 3 ल, और नंबर 4 ज। अब देखिएगा दो विकल्प सही हैं आपके पास। अगर मान लीजिए एक एक विकल्प होता तो आप निश्चित तौर पर आंसर ई करते, यही करते, क्योंकि आपने कहा सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन अक्षर हैं। सभी स्वर और स्वरांत व्यंजन है। देखिए कोई भी स्वरांत नहीं है, इसका मतलब ये तीनों के तीनों अक्षर नहीं है। आपका आंसर क्या होता? ई होता। मान लीजिए यहां पर मैं अगर इस तरह कहता, इसको मैं विकल्प को बदल देता और यहां मैं लिखता कि निम्नलिखित में से अक्षर है, तो आप आंसर क्या करते? के करते, क्योंकि सभी स्वरांत व्यंजन होने चाहिए। यह आपका स्वरांत व्यंजन है। लेकिन देखिएगा हम प्रश्न को बदल रहे हैं, आपके सामने स्थिति इस तरह क्रिएट की जाती है कि तब आप क्या करेंगे। ये वो विकल्प है जो 2011 के सब इंस्पेक्टर में पूछे गए। जैसे 1 में मैंने लिखा क, 2 में मैंने लिखा ई, 3 में मैंने लिखा व, 4 में मैंने लिखा ल। अब आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से अक्षर क्या है। यहां पर आपके पास दो विकल्प सही हैं, एक विकल्प एक और एक दूसरा, दो विकल्प सही। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो मित्रों ऐसी स्थिति में स्वरों को प्राथमिकता दी जाती है। यानी आप यूं लिख सकते हैं कि यदि विकल्प में स्वर और स्वरांत व्यंजन दोनों हों और फिर ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से अक्षर कौन है, तो ऐसी स्थिति में मित्रों प्राथमिकता किसको दी जाती है? स्वरों को दी जाती है। प्रश्न ये है कि स्वरों को क्यों दी जाती है? तो वापस परिभाषा में आओ, मालूम चलेगा। स्वरों अक्षरों की परिभाषा थी कि ऐसे रूप या ध्वनियाँ जिन्हें बिना किसी बाधा, बिना किसी क्षति के अक्षर के उच्चारित किया जा सके, उन्हें अक्षर कहा जाता है। इनमें भी बाधा नहीं थी, इनमें भी नहीं थी, लेकिन इनमें पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि इस रूप को आप इस तरह बोल सकते हो, यानी आप उस ध्वनि को बाधा पहुंचा सकते हो। इसमें किसी भी स्थिति में बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। इसलिए यदि विकल्प में स्वर और स्वरांत व्यंजन दोनों हो तो प्राथमिकता किसको दी जाती है मित्रों? स्वरों को दी जाती है। और दोनों में से कोई एक आएगा तो अस्वाभाविक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रश्न और बना रहे हैं जो हम पिछले दो बिंदुओं पर चर्चा करके आए हैं, एक तो ध्वनि और एक वर्ण को। हमने उस दौरान चर्चा की थी कि यदि विकल्प में आपसे प्रश्न करे कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप उत्तर कहेंगे कि वर्ण है। लिखित रूप में कहेंगे तो ध्वनि कहेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न वही है कि भाषा की लघुत्तम इकाई है और वहाँ विकल्प में वर्ण नहीं होता है, तो आपको उत्तर अक्षर करना होता है। जैसे मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई है, लघुत्तम इकाई है। देख पा रहे हैं आप प्रश्न को? इकाई है। यहां देखिएगा आप अलग अलग तरीके से आप प्रश्न करेंगे। ध्वनि, मैं विकल्प बदल रहा हूं, प्रश्न वही रख रहे हैं हम लोग, केवल विकल्प बदल रहे हैं। और ऐसा ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एग्जाम के दौरान होता है। ध्वनि, वर्ण, अक्षर और आपका शब्द। अब आपका आंसर होगा वर्ण। लेकिन मित्रों कभी कभी ऐसा होता है कि विकल्प में वर्ण होता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप जब वर्ण नहीं होगा तो आप उत्तर करेंगे मित्रों वहाँ पर अक्षर। मान लीजिए उसने वर्ण रखा ही नहीं,
भाषा की लघुत्तम इकाई है, और उसने यहाँ पर वाक्य दे दिया और मान लीजिए पद दे दिया, और फिर आपसे पूछा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो आप आंसर क्या करेंगे? अक्षर करेंगे। इसलिए करेंगे मित्रों क्योंकि अक्षरों में स्वर भी होते हैं, अक्षरों में स्वर भी होते हैं, और स्वर भाषा की लघुत्तम इकाई होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से समझिएगा, गंभीरता से समझिएगा। अगर मैं कहता कि निम्नलिखित में से अलिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो आपका आंसर ध्वनि होता। हम कहते हैं कि लिखित रूप में है, तो सीधा आपका आंसर वर्ण होता। क्या होता मित्रों? वर्ण होता। लेकिन हम अलिखित, लिखित किसी प्रकार का जिक्र नहीं कर रहे और विकल्प में वर्ण रख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर अक्षर होगा, क्योंकि अक्षरों में स्वर भी शामिल होते हैं और स्वर भाषा की लघुत्तम इकाई होते हैं। अगली चीज आती है मित्रों, अक्षर के बाद शब्द। पहली थी ध्वनि, फिर हमने पढ़ा वर्ण, फिर हमने पढ़ा अक्षर। अब अगली कहानी आती है मित्रों शब्द। क्या है शब्द? कौन बताएगा भाई? हम बताएंगे। शब्द क्या है? देखिएगा, ध्वनियों को जब लिपिबद्ध किया वर्ण बन गए, वर्ण जब अलिखित थे ध्वनि थे। उन ध्वनि और वर्णों से हम अगला बिंदु हमने कहा कि स्वरांत व्यंजन, यानी एक स्वर और एक व्यंजन को मिलाकर के हम क्या बना देते हैं? अक्षर बना देते हैं। अब इन अक्षरों के बाद की अगली कहानी है वो है शब्द। कैसे बनता है शब्द? तुम क्या पारिभाषिक तौर पर कह सकते हैं कि वर्णों और अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या परिभाषा क्या होगी? वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह है। कैसा समूह है? सार्थक समूह है, शब्द कहलाएगा, शब्द कहलाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो आप इसको समझिएगा। वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कैसे सार्थक समूह और ये कैसे आवा, इसको आप समझेंगे। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क व्यंजन है। क्या ये वर्ण है? स्पष्ट तौर पे ये वर्ण है। अगर मैं इस क व्यंजन में अगर अ स्वर लीजूं, क्या ये भी एक वर्ण है? स्पष्ट तौर पे एक वर्ण है। क और अ मिलकर के एक क अक्षर का निर्माण होता है। ये हमने अभी पढ़ा है कि स्वरांत व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। फिर मेरे पास एक दूसरा व्यंजन है म। इस म में जब मैं अ स्वर जोड़ूं तो शब्द बनेगा, अक्षर बना एक मैं। फिर मेरे पास एक तीसरा व्यंजन है ल। इस ल में जब मैं अ जोड़ूं तो एक अक्षर बना ल। ये मेरे पास 3 अक्षर हैं। कितने अक्षर है मित्रों? 3 अक्षर हैं। इन 3 अक्षरों को मिलाकर के मैंने एक शब्द बनाया है। 3 अक्षर हैं। क, ये 3 अक्षर आपके पास, ये तीनों के तीनों अक्षर है। आपने परिभाषा ऊपर लिख रखा है, वर्णों या अक्षरों का समूह। देखिएगा, ये वर्ण थे, इससे समूह से अक्षर बनाया। 3 अक्षर हैं। इन अक्षरों का सार्थक समूह। सार्थक समूह कैसे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बहुत सारे सार्थक समूह बना रहा हूँ। पहला मेरा समूह है कमल। देखिएगा, वही 1 2 3 है। दूसरा मेरा समूह है कलम, वही 3 अक्षर हैं। तीसरा मैं बना रहा हूँ मलक। चौथा बना रहा हूँ मैं लकम। 5वां मैं बना रहा हूँ मकल। और एक हम बना रहे हैं, ठीक है, हमने 5 समूह बना दिए। देखिएगा, 1 2 3 4 5 वर्णों अक्षरों का सार्थक समूह। सार्थक समूह कैसे? ये इंपॉर्टेंट बात है। समूह होना शब्द नहीं है। इन 3 और 3 6 वर्णों से, जिसमें एक वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग अलग के लिए अलग 6 वर्ण है। 6 वर्णों से आपने 3 क्या बनाए? अक्षर बनाए। इन अक्षरों से आपने 5 समूह बनाए। लेकिन क्या ये 5 समूह शब्द है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्थक सभी नहीं है। कमल कहे तो आप कह सकते हैं कि एक पुष्प का नाम है, एक पुष्प का नाम है। कलम कहें तो आप कहेंगे कि लिखने का साधन है। लेकिन मुझे बताइए मित्रों, मलक क्या होता है? लकम क्या होता है? मकल क्या होता है? ये सब निरर्थक हैं। क्या है? निरर्थक हैं। सार्थक ये 2 ही थे, ये सार्थक हैं। समझे मेरी कहानी को? इसलिए पूछा जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों, शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्थक
और नंबर 2 निरर्थक। जिस तरह से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, उसी प्रकार से शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों का ही भाषा में उपयोग है, निरर्थक शब्दों की भाषा में कहीं कोई उपयोगिता नहीं है। हिंदी शब्दकोश में स्वतंत्र तौर पर, हिंदी भाषा में स्वतंत्र तौर पर निरर्थक शब्दों का कहीं उपयोग नहीं है। मैं स्वतंत्र कह रहा हूँ। हाँ, समास के दौरान जो सामासिक प्रक्रिया आप पढ़ते हैं वहाँ कभी कभी ध्वन्यात्मक सामासिक पदों का प्रयोग होता है। वहाँ एक पद निरर्थक होता है लेकिन वो स्वतंत्र नहीं होता, पहले पद के साथ युग्म के रूप में आता है, जैसे चाय, वाय। अब चाय तो होता है लेकिन वाय कुछ नहीं होता है ना। खाना, वाना, पानी, वानी, इस तरह के जो शब्द होते हैं उसमें से एक शब्द कई बार निरर्थक होता है लेकिन स्वतंत्र तौर पर कहीं प्रयोग नहीं होता है। स्पष्ट है, इस बात को आप समझे होंगे। वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ये हमने देखा। अब एक प्रश्न हम फिर से चर्चा कर रहे हैं, बार बार हम प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। जैसे आपसे पूछा कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वर्ण। लिखित रूप में वर्ण, अलिखित रूप में ध्वनि, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण, वर्णों का लिखित रूप शब्द। लेकिन मैं आपसे इस तरह पूछूं कि अर्थ के आधार पर, देखिएगा, सुनिएगा वापस प्रश्न को। लिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि, वर्ण। अलिखित रूप में भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि। समझ रहे? लिखित अलिखित कुछ भी नहीं हो, वर्ण। लेकिन अगला प्रश्न हम कर रहे हैं आपसे कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो आप कहेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की लघुत्तम इकाई है। अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई इसलिए मित्रों कि अब तक पहली बार ध्वनि, वर्ण और अक्षर तक कहीं पर भी हमने अर्थ की चर्चा नहीं की। पहली बार हम अर्थ की चर्चा कहां कर रहे थे? शब्द में कर रहे थे। इससे पहले कहीं अर्थ का जिक्र नहीं हो रहा था। यानी अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई पूछे तो शब्द है। लेकिन क्या शब्द भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है? नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि शब्द भाषा की अपूर्ण सार्थक है। सार्थक तो है लेकिन अपूर्ण सार्थक इकाई है। कई बार ऐसे प्रश्न आता है कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है? पूर्ण सार्थक, अपूर्ण सार्थक, दोनों, कोई नहीं। तो शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई है, लेकिन भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई नहीं है, क्योंकि मित्रों हमें अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए शब्दों से काम नहीं चला सकते। उसके लिए हमें वाक्यों का ही सहारा लेना पड़ता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो अनेकार्थी होते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। उसे तब तक हम स्पष्ट अर्थ नहीं दे सकते जब तक कि वाक्य में प्रयोग नहीं हो। इसलिए शब्द भाषा की अर्थ के आधार पर लघुत्तम इकाई है किंतु पूर्ण सार्थक नहीं है। शब्द के बाद अगली चीज आती है मित्रों पद। पहले ध्वनि, फिर वर्ण, वर्ण के बाद अक्षर, अक्षर के बाद शब्द, और शब्द के बाद अगली चीज आती है मित्रों पद। क्या है पद? कौन बताएगा भाई? देखिएगा क्या है पद, हम बता रहे हैं ना आपको। पद क्या है? पारिभाषिक तौर पर यूं कहेंगे, किसी भी स्वतंत्र शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर लें, क्या कर लें? वाक्य में प्रयोग कर लें, अथवा उसके साथ कोई न कोई कारक चिन्ह जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? तो वह शब्द ही पद का रूप धारण कर लेता है। जैसे मान लीजिए मैंने स्वतंत्र शब्द लिखे, मैं इसी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वतंत्र शब्द, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम। स्वतंत्र का मतलब है कि वहाँ शब्दों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आप यहाँ इतना तो कह सकते हैं कि राम एक शब्द है, क्योंकि हमने कहा कि जो अर्थपूर्ण है वह शब्द है, जो अर्थपूर्ण नहीं है वो निरर्थक है। राम एक शब्द है, आम एक शब्द है, अर्थपूर्ण है। श्याम एक शब्द है, अर्थपूर्ण है। खाया एक शब्द है, स्वतंत्र शब्द है। यहाँ पर इन शब्दों का किसी से कोई संबंध नहीं है। हम कह रहे हैं इन्हीं स्वतंत्र शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, किस में कर लेते हैं? वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य प्रयोग, तो ये स्वतंत्र शब्द ही पद बन जाते हैं। यानी कोई न कोई इनका पोस्ट निर्धारित हो जाती है, इनका पद निर्धारित हो जाता है। कैसे? जैसे वाक्य प्रयोग किया मैंने, राम ने आम खाया। यहां देखिए अब ये स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि व्याकरणिक दृष्टि से ये एक दूसरे से बंध चुके हैं। यहां पर ये एक दूसरे से बंधे हुए नहीं थे, वहां शब्द थे। यहां अब ये पद बन गए। कैसे बन गए? आप यहां कह सकते हैं कि राम करता है, नहीं कह सकते। यहां आप कह सकते हैं कि राम जो है वो खाया क्रिया का
करता है। यहाँ पर ये कर्ता पद बन गया मित्रों, समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आम कर्म पद है और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये इस वाक्य का क्रियापद है। ये बातें आप तब कह पा रहे हैं जब इनका हमने वाक्य में प्रयोग किया, अर्थात इसका स्वतंत्र रूप जो था उसको हमने स्वतंत्रता से हटा करके एक दूसरे से संबंध हुआ तो ये इसका पद बन गया। जैसे कि मान लीजिए मैं कक्षा में हूँ, व्याख्यान दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा पद शिक्षक का है, आप मुझे सुन रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका पद एक शिक्षार्थी का है। यानी हम एक दूसरे के एक शिक्षण के रिश्ते में बंधे तो मेरे और आपके पदों का निर्धारण हो गया। और यही हम लोग अगर इस शिक्षण के रिश्ते में नहीं बनते तो शायद मैं एक शिक्षक के रूप में और आप एक शिक्षार्थी के रूप में नहीं होते, हो सकता है किसी और रूप में होते, अनजान होते, कहीं दिखाई नहीं देते। अब आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो हम भविष्य में कहीं मिलेंगे तो आपके जहन में मेरे प्रति एक अलग विचारधारा होगी कि एक शिक्षक है, यानी कि मेरा अपना एक इस शिक्षण के संबंध में बनने से मेरा एक रिश्ता, एक पद निर्धारित हो गया शिक्षक का। ठीक उसी तरह से जब सब स्वतंत्र होते हैं तो उन्हें शब्द कह सकते हैं, लेकिन वही जब वाक्य में प्रयोग कर ले जाते हैं तो पद का रूप धारण कर लेते हैं। है पद के बाद अगली चीज आती है मित्रों वाक्य। इसमें आप एक चीज और जोड़ सकते हैं कि कोई भी कारक चिन्ह का अगर आप प्रयोग कर लें, वहाँ पे जो है ना, किसी भी स्वतंत्र शब्द के को वाक्य में प्रयोग कर लें या उसके साथ कोई भी कारक चिन्ह प्रयोग कर लें, एक चीज भी आप यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, कारक चिन्ह का प्रयोग कर लें। कारक चिन्ह प्रयोग करने पर भी वो पद बन जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम और यहाँ मैं कॉमा लगा कर एक बार लिख रहा हूँ पुस्तक। आप इतना ही कह सकते हैं कि राम एक शब्द है और पुस्तक एक शब्द है, लेकिन इसी राम और पुस्तक के साथ में एक कारक चिन्ह जोड़ दूं, राम की पुस्तक, तो यहाँ पर मित्रों आप कह सकते हैं कि राम इस कारक चिन्ह के संबंध में संबंध पद है। कैसा पद है? संबंध पद है। और पुस्तक इसका संबंधी है, क्योंकि कोई भी रिश्ता जब तक संबंधी नहीं है तब तक संबंध कैसा भाई? अरे रिश्तेदारी नहीं तो रिश्ता कैसा? रिश्ता है तो रिश्तेदार निश्चित तौर पे होगा। तो इस कारक चिन्ह के जोड़ने के बाद आप कह सकते हैं कि राम यहाँ पर संबंध पद है और पुस्तक उसका संबंधी पद है। अगली चीज आती है मित्रों वाक्य। क्या है वाक्य? तो स्पष्ट हो रहा होगा इसके, लेकिन पारिभाषिक तौर पर हम यूँ कह सकते हैं कि शब्दों या पदों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, अर्थ और भाव को व्यक्त करने की पूरी योग्यता रखता हो, क्षमता रखता हो, उसे ही शब्द कहा जाता है। जैसे हमने इन वाक्य लिखा है वही शब्द थे, लेकिन ये इसलिए वाक्य कहला रहा है क्योंकि यहाँ पर इनका एक दूसरे के साथ व्याकरणिक दृष्टि से सही संबंध है, अर्थ और भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा है। मान लीजिए इसी वाक्य को मैं इस तरह लिखता, वो क्या वही शब्द अगर समूह इस तरह करा, लिखता खाया ने राम आम। यहाँ पर देखिएगा वही का वही शब्द हैं, वही शब्द है, राम ने आम खाया, और यहाँ कह रहे हैं खाया ने राम आम, लेकिन यहाँ ये शुद्ध वाक्य की श्रेणी में शामिल नहीं है, क्योंकि वाक्य की परिभाषा हमने अभी बताई, फिर रिपीट कर रहे हैं। शब्दों या पदों का ऐसा समूह, यानी समूह तो हो लेकिन व्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, अर्थ और भाव को व्यक्त करने की उसमें पूरी क्षमता हो, योग्यता हो, शब्दों की कमी नहीं हो, श्रोता अथवा पाठक की आकांक्षा अर्थात उसकी इच्छा शक्ति पूर्ण करने की योग्यता रखता हो, उसे वाक्य कहा जाता है। हम और इस वाक्य के गुण क्या क्या होंगे ये हम वाक्य विचार के दौरान और आगे चर्चा करेंगे। वाक्य भाषा की मित्रों उच्चतम इकाई है और पूर्ण सार्थक इकाई है। अब तक हमने इस क्लास में व्याकरण के दौरान 6 अलग अलग तत्वों की चर्चा की, और वो 6 तत्व कौन कौन से थे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमने एक पढ़ा वर्ण, इससे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी ध्वनि। क्या पढ़ी थी मित्रों? ध्वनि, यानी ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य। अब तक जो हमने विवेचन किया है, क्योंकि अभी हम व्याकरण शब्द की चर्चा कर रहे थे, पहले हमने हिंदी शब्द की चर्चा की, फिर हमने भाषा शब्द की चर्चा की, और अब हम व्याकरण शब्द की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अभी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि व्याकरण की परिभाषा क्या थी, इस पर चर्चा की। फिर ये था कि व्याकरण में किन किन तत्वों पर अध्ययन किया जाएगा, तो हमने यही देखा कि ध्वनि से लेकर वाक्य तक, और इसकी परिभाषा में हमने यही कहा कि वर्ण से लेकर वाक्य निर्माण तक का ज्ञान कराने वाला विज्ञान, यानी कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई थी वर्ण, उससे आप वाक्य तक कैसे पहुंच गए, इन सब का जो हमने अभी अध्ययन किया, इसका जो हमने ज्ञान किया, ये जो तकनीकी विज्ञान था, उस विज्ञान को ही हम क्या कह रहे हैं? व्याकरण कह रहे हैं। ये जो अब तक हमने अध्ययन किया है, इस अध्ययन के आधार पर हिंदी व्याकरण का गहन विवेचन और विश्लेषण करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग कौन कौन से होंगे देखिएगा।
ध्वनि, वर्ण और अक्षर, ये तीनों चीज़ें लगभग एक ही थी। जब तक ये लिखे जा रहे थे वर्ण थे, नहीं लिख रहे थे ध्वनि थी, और ये वर्ण और ध्वनियों में अधिकांश जैसे कि स्वर अक्षर थे, लेकिन तीनों का मूल कौन था? वर्ण था। तो ये एक हुआ हमारा वर्ण विचार। क्या हुआ मित्रों? वर्ण विचार। फिर हमने देखा शब्द और पद। हमने कहा जब तक वाक्य से बाहर रहता है उसका अर्थ होना चाहिए वो शब्द है, और जैसे ही वाक्य में प्रयोग कर लेंगे वो पद बन जाएगा। लेकिन इन दोनों का मूल कौन था? शब्द था। इसलिए दूसरा हुआ मित्रों शब्द विचार। और तीसरा था भाषा की उच्चतम इकाई। इसको एक दूसरे दृष्टिकोण से यूं भी देख सकते हैं, भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई शब्द, और भाषा की उच्चतम इकाई वाक्य, यानी कि वाक्य विचार। स्पष्ट तौर पर आप यूं समझ सकते हैं कि मित्रों उपरोक्त विवेचन अर्थात व्याकरण की परिभाषा और व्याकरण शब्द को परिभाषित करने के दौरान हमने जिन जिन तत्वों पर चर्चा की है, जैसे कि ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य, इन सब के आधार पर हिंदी का गहन विवेचन और विश्लेषण करने के लिए, गद्य के आधार पर इसका विवेचन करने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अर्थात भाषा की जो छोटी इकाई हमने समझी उस पर विवेचन और विश्लेषण करना। वर्ण क्या होते हैं ये तो हमने सीखा, लेकिन ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, ह्रस्व क्या होते हैं, दीर्घ क्या होते हैं, कुल कितने होंगे, विकल्प में वो नहीं होगा तो क्या करेंगे, इन सब पर विवेचन करना वर्ण विचार कहलाता है। फिर हमने पढ़ा शब्द, जो कि अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई है, उस पर विवेचन करना, यानी कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया कि 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन शब्दों को किन किन आधारों पर विभाजित किया जाता है, हिंदी व्याकरण में कैसे इनका विश्लेषण करते हैं, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, उत्पत्ति के आधार पर जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, व्युत्पत्ति के आधार पर जैसे कि रूढ़, योग, रूढ़, यौगिक, फिर यौगिक के उपभेद जैसे कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विकार के आधार पर अर्थात व्याकरणिक तत्वों जैसे कि लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर विवेचन करना, विकारी और अविकारी, फिर विकारी के उपभेद जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अविकारी के उपभेद जैसे कि क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इन सब पर विवेचन करना, विश्लेषण करना शब्द विचार के नाम से जाना जाता है। और तीसरी बड़ी इकाई वाक्य विचार। ये तो हमने पढ़ लिया कि वाक्य भाषा की उच्चतम इकाई है, लेकिन वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे उद्देश्य क्या होगा, विधेय क्या है, उद्देश्य में कौन आता है, विधेय में क्या क्या शामिल किए जाते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इनमें किस प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, कैसे शोधन किया जाता है, इन सब पर विचार विमर्श करना मित्रों वर्ण विचार के नाम से जाना जाता है। अगली क्लास में मित्रों हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।